Hello students, I hope you all are fit and fine. So beta, this is the third video of our third chapter of geography and the name of the chapter is Our Changing Earth. So beta, earlier we have read about the various depositional and erosional features that occurs on our earth. So today we are starting from the work of sea waves. You must have understood beta that all the work that we are reading, these are the endogenic forces that creates on the surface of the earth. So this we have read on page number first. So let us start. Work of sea waves. The erosional and deposition of the sea waves give rise to coastal landforms. तो बेटे जो इरोजन और डिपोजिशन का वर्क जो सी वेव्स के द्वारा किया जाता है, जो समुद्र की जो लहरें होती हैं उनके द्वारा जो इरोजन और डिपोजिशन किया जाता है, उसकी वजह से हमारे जो कोस्ट होते हैं, जो तट होते हैं समुद्र के तट, वहाँ पर जो लैंडफॉर्म बनती हैं वो उसी की वजह से बनती हैं. सो सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, क्रैक्स डेवलप. तो जो हमारी बेटे लहरें होती हैं समुद्र की, वो लगातार आके जो भी चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, उनसे टकराती रहती हैं और इसी वजह से उन रॉक्स में क्रैक्स आते रहते हैं. Over time they become more larger and wider, thus hollow like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. तो यहाँ पे क्या बताया बेटे कि ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है कि लहरें आके जो चट्टान है उनसे टकराती रहती हैं, तो धीरे धीरे उनमें क्रैक पड़ जाते हैं, जो चट्टानें हैं वो टूट के गिरने लग जाती हैं और उनमें होल बन जाते हैं और धीरे धीरे बेटे वो होल्स भी बड़े होने लग जाते हैं. तो ये लेफ़्ट साइड में जो आपको दिखाया है, इस तरह से छेद होना शुरू हो जाता है चट्टानों में और उनसे एक होलो लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्या बोला जाता है, सी केव्स. इनको क्या बोला जाता है, सी केव्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे सपोज़ ये लेफ़्ट राइट साइड पे आपकी सी केव दिखा रखी है कि आगे दे रखा है एज दीज कैविटीज़ बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन. अब क्या होता है बेटे कि अब जैसे देखिए ये आपकी एक रॉक थी, यहाँ से वेव्स आई और वो इस चट्टान को टकराती रही. सपोज़ इस प्लेस पे वो ज़्यादा टकराती रही, तो ये प्लेस बेटे पहले तो केव बनी हुई थी, गुफा. गुफा का क्या मतलब होता है, जो दूसरे एंड पे से बंद हो. तो ये बेटे पहले दूसरे एंड पे से बंद थी, ठीक है. तो इतना यहाँ से रॉक्स टूट के गिरी थी कि वो सी केव बन गई, समुद्री गुफा बन गई, वो दूसरे कॉर्नर पे से खुली हुई नहीं है. अब क्या हुआ बेटे, लगातार ये वेव्स आती रही, टकराती रही, लगातार आती रही, टकराती रही. तो उससे क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद वो जो वेव्स थी बेटे, उन्होंने वो सी केव को दूसरे एंड पे से भी खोल दिया. तो इस तरह से वो आर पार निकलने का रास्ता बन गया, जिसको हम आप यहाँ देख सकते हैं सी आर्क के नाम से इसको जानते हैं, कि इसके बीच में से आप एक साइड से दूसरी साइड मूव कर सकते हैं. तो इस तरह का आर्क फॉर्म होने लगा. फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट. अब क्या हुआ बेटे, टाइम टू टाइम ये जो इरोजन है ये और बड़ा होने लगा, मतलब वेव्स टकराती रही, ये छेद और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया और एक टाइम ऐसे आया कि ये दोनों ही रॉक्स जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गई. ये इस तरह से ये दोनों रॉक्स जो हैं वो बिल्कुल अलग हो गई, जैसे ये इस तरह की फॉर्मेशन बन गई, क्योंकि बीच से तो बिल्कुल कट हो गया. तो इनको क्या बोला गया है, स्टैक. तो इस तरह से बेटे स्टैक की फॉर्मेशन होती थी. ये वॉल लाइक फीचर्स होते हैं, जिस तरह से हमारी दीवार होती है तो दीवार की तरह ये खड़े हुए होते हैं और ये सी केव बनते हैं पहले, फिर सी आर्क बनता है और फिर ज़्यादा डिपोजिशन, ये इरोजन होता रहता है, तो इस तरह की स्टैक्स बन जाती हैं. द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली ओवर सी वाटर इज़ कॉल्ड सी क्लिफ. तो बेटे इस तरह की जो रॉक्स होती हैं जो बिल्कुल वर्टिकली खड़ी हुई होती हैं, मतलब समुद्र के पानी के ऊपर लगभग बिल्कुल वर्टिकली उठे हुए ये जो रॉक्स होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सी क्लिफ, जो समुद्र में पहाड़ियाँ होती हैं. द सी केव्स वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग द बीचेस. तो जितनी भी बेटे सी वेव्स होती हैं वो सेडिमेंट्स ला ला के किनारों पर जमा करती रहती हैं, जो भी सेडिमेंट्स सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और उनसे बीचेस फॉर्म होती हैं, जो समुद्र के किनारे बीच होती हैं वो फॉर्म होती हैं. तो ये प्रोसेस बेटे हमने यहाँ पे रीड किया है, जिसमें हमने सी वेव्स का वर्क रीड किया. तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ था, हमारी सी केव्स फॉर्म हुई थी. ये मैं आपको दोबारा से बताइए, ये इस तरह से सपोज़ एक रॉक है
तो पहले सी केव फॉर्म हुई, फिर वो सी केव जो थी वो और ज़्यादा इरोजन उसका हुआ तो आर पार का रास्ता उसमें बन गया, सी आर्क बन गया। आर्क क्या होता है, इस तरह से, तो उसके बीच में से निकल के जा सकते हैं। और फिर जैसे जैसे इरोजन और ज़्यादा होने लगा तो ये आर्क बढ़ता रहा ऊपर की साइड बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, ये दोनों ही रॉक्स जो हैं वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो इस तरह की जो क्लिफ होती हैं उनको सी क्लिफ बोला जाता है और ऐसे स्टैक भी बोला जाता है। ओके, सो नाउ मूविंग टू द वर्क ऑफ आइस। किस तरह से जो आइस है वो इरोजन करती है। तो बेटे ये जो इरोजनल वर्क होते हैं, ऐसा नहीं कि ये एक ही दिन में या 1-2 साल में ही हो जाते हैं, इनको बहुत सारे साल लग जाते हैं, 200, 300, 400 इतने ज़्यादा साल इस ये वर्क को होने में लग जाते हैं। नेक्स्ट इज़ वर्क ऑफ आइस। आइस किस तरह से इरोजन हेल्प करती है। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। तो बेटे ग्लेशियर्स क्या होते हैं, इनको रिवर ऑफ आइस बोला जाता है, मतलब बर्फ़ की नदियाँ जो होती हैं उनको ग्लेशियर्स बोला जाता है। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। तो अब क्या होता है बेटे, ये जो ग्लेशियर्स होते हैं इनके नीचे जो बहुत ही ज़्यादा कठोर चट्टानें होती हैं वो क्या करती हैं, धीरे धीरे वो जो ग्लेशियर्स हैं वो उस सॉइल को खोदने में हेल्प करते हैं और जो स्टोन्स हैं उनको एक्सपोज करते हैं। ऐसा क्या होता है, एक बार दोबारा से समझते हैं कि जो ग्लेशियर्स है बेटे वो रिवर्स ऑफ आइस होती हैं, जो जहाँ ऐसी नदियाँ जो बिल्कुल जम जाती हैं ज़्यादा कम टेम्परेचर की वजह से, तो वो भी लैंडस्केप का इरोजन करती हैं, क्योंकि उनसे क्या होता है बेटे, अब वो जम जाती हैं जिस भी एरिया पे वो हैं, वहाँ की जो सॉइल है वो भी उनके साथ हार्ड हो गई और वहाँ पे जो स्टोन्स है वो भी हार्ड हो गए। तो अब क्या है बेटे, जब बर्फ़ जम जाती है ज़्यादा अमाउंट में तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे रॉक्स टूटने लग जाते हैं। तो अब क्या है, जो भी रॉक्स पे वो नदियाँ बनी हुई हैं वो रॉक्स टूटने लग जाती हैं, तो उससे इरोजन होता है। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज देयर। तो अब क्या है बेटे, जितने भी हमारे ग्लेशियर्स हैं वो वहाँ पे इरोजन करते हैं और उसी की वजह से बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन। अब ये तो पार्ट था बेटे, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि ठंड के मौसम में हमारे या गर्मी के मौसम में हमारे जो दरवाजे होते हैं, वुडन डोर जो होते हैं, वो या तो टाइट हो जाते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं, बंद करने में मुश्किल आती है। तो ऐसे ही बेटे हमारी जो वाटर है अगर वो पिघल जाता है तो वो दूसरी तरह का इरोजन कर रहा है, लेकिन अगर वो जम जाता है तो उससे क्या होता है, जितने भी वहाँ की रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं, वो भी उसके साथ साथ और ज़्यादा टूट टूट के गिरने लग जाती है। तो ये इरोजनल फीचर हो जाता है। और जब वो आइस मेल्ट कर जाती है वो ऐसे ही जो गड्ढे उसमें बन जाते हैं, वहाँ पर ग्लेशियर्स के जो रॉक्स हैं उनमें जो ग्लेशियर्स की वजह से गड्ढे बन जाते हैं बेटे, उनमें वो पानी पिघल के चला जाता है, जिससे माउंटेन्स में लेक्स भी बन जाते हैं। द मटीरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड। तो अब क्या है बेटे, जो भी मटेरियल ग्लेशियर अपने साथ बहा के लेके आते हैं, अब जैसे पहले तो ग्लेशियर जमे हुए थे, लेकिन जब वो पिघलना शुरू हुए तो अपने साथ रॉक्स के टुकड़े या सैंड या सिल्ट कुछ तो अपने साथ लेके आएंगे। तो ये जो डिपॉजिट हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स। तो ये ग्लेशियल मोरेन्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। नाउ कम्स द वर्क ऑफ विंड। विंड किस तरह से इरोजन करती है। सो हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट। आपने डेजर्ट देखा होगा बेटा, जिसको हम हिंदी में रेगिस्तान भी बोलते हैं। तो वहाँ पर आपने सैंड ड्यून्स भी देखे होंगे, एक मतलब रेत का जो ढेर बोलते हैं, ऐसे सैंड ड्यून्स। सो एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज़ विंड। तो डेजर्ट में बेटे जो इरोजन और डिपोजिशन होता है वो किसकी वजह से होता है, विंड की वजह से, ठीक है। इन deserts you can see rocks in the shape of a mushroom commonly called mushroom rocks। तो बेटे डेजर्ट में आप मशरूम रॉक्स देख सकते हैं। कैसे होती है ये, अब सपोज ये एक चट्टान है डेजर्ट में, तो अब क्या हुआ, लेफ्ट साइड से भी विंड्स आ रही हैं, राइट साइड से भी आ रही हैं, तो ये विंड्स आके इससे टकरा रही हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा बेटे, ये जो आउटर लेयर ये टूट टूट के गिरने लग जाएगी। ऐसे ये सारी लेयर इस तरह से टूट टूट के गिरने लग जाएगी और ऐसे होते होते ये कुछ इस तरह की फॉर्मेशन हो जाएगी इस रॉक की।
ठीक है। तो अब ये जो रॉक है इसको क्या बोला जाता है बेटे, मशरूम रॉक, क्योंकि आपने विंटर्स में मशरूम की सब्ज़ी भी खाई होगी तो उसकी शेप ऐसी होती है, इसीलिए इस रॉक को मशरूम रॉक बोला जाता है। और ये कैसी रॉक होती है बेटे, ये नैरो होती है बेस पे, मतलब नीचे का जो एरिया है वो काफ़ी कम होता है और ब्रॉड होती है टॉप पे। जो ऊपर का एरिया है वो काफ़ी चौड़ा होता है, नीचे का एरिया कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है बेटे, क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट होती है जहाँ तक हमारी जो विंड है वो चलती है, उसके ऊपर विंड नहीं है चलती, तो इस वजह से ज़्यादा इरोजनल वर्क कहाँ होता है, नीचे वाले पार्ट पे। अब पहाड़ तो बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े होते हैं, तो इसीलिए अब जैसे सपोज़ मशरूम रॉक बन गई तो थोड़े दिनों के बाद बेटे वो जो विंड का वर्क है इरोजन का वो तो फिर भी होता रहेगा, तो थोड़े दिनों के बाद ये जो पोर्शन है ये पूरी तरह से ख़त्म होएगा और ये जो रॉक है ये नीचे आके गिर जाएगी। तो इस तरह से भी इरोजन होता है। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। तो बेटे जैसे मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाया था, जो लोअर पार्ट होता है ये ज़्यादा इरोड होता है और अपर पार्ट पे कम इफेक्ट पड़ता है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप। तो ऐसी जो रॉक्स होती हैं बेटे, इनका जो बेस होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है वो पतला होता है, कम होता है, और ऊपर का हिस्सा वाइडर होता है, चौड़ा होता है। When the wind blows, it lift and transport sand from one place to another. जब भी विंड बेटे ब्लो करती है, जब भी हवा तेज़ बहती है तो उससे क्या होता है, वो एक एरिया से दूसरे एरिया में उस मिट्टी को उड़ा के ले जाते हैं। और जहाँ पर भी ये मिट्टी जाके जम जाती है, मतलब डिपॉजिट होती है बेटे, अब सपोज़ तेज़ आंधी आई तो जो विंड आई वो अपने साथ मिट्टी को उड़ा के ले गई, थोड़ी देर के बाद जो स्पीड थी विंड की वो कम हो गई तो वो सारी मिट्टी उस पर्टिकुलर एरिया पे डिपॉजिट हो जाएगी। तो उसी से हमारे सैंड ड्यून्स फॉर्म होते हैं, जो रेत के ढेर फॉर्म होते हैं वो सैंड ड्यून्स होते हैं। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो बेटे ये जो रेत के जो कण होते हैं जब ये बहुत हल्के होते हैं तो जो एयर होती है, वो विंड जो होती है वो इनको ज़्यादा दूर तक ले जा सकती है। अगर मिट्टी गीली होगी तो वो हवा के साथ नहीं जा पाएगी। लेकिन आपने देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन के काम हम वर्क करते हैं तो उसमें हम रेती यूज़ करते हैं, तो ऐसी ही मिट्टी बेटे राजस्थान के एरिया में, डेजर्ट्स के एरिया में मिलती है। तो जब भी हवा आती है आपने देखा होगा वो रेती एकदम से उड़ जाएगी, तो उसको बार बार गीला करना पड़ता है ताकि वो एक जगह पर रुकी रहे। तो ऐसे ही बेटे जो डेजर्ट्स में मिट्टी होती है वो भी रेत की तरह होती है कि अगर जैसे ही हवा आएगी वो बिल्कुल उसके साथ ही उड़ जाएगी। तो इसीलिए जो अगर जो कण हैं मिट्टी के वो काफ़ी हल्के हैं तो विंड उनको ईजिली दूर एरियाज तक ले जा सकती है। When such sand is deposited in large areas, it is called loess। तो बेटे इस तरह से जब वो सैंड लार्ज एरियाज में डिपॉजिट होती है तो उसको लोएस बोलते हैं। तो इस तरह के लोएस के डिपॉजिट्स चाइना में पाए गए हैं। बेटे आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब भी बहुत ज़्यादा सैंड उड़ जाती है तो इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जैसे यहाँ से डिपॉजिट होना शुरू हुआ और बहुत लंबाई तक ये डिपॉजिट हो जाता है, तो ऐसे लोएस फॉर्म होते हैं। ठीक है, इनको लोएस बोला जाता है। जैसे आपका जो ये चारा होता है, जब हम गेहूं से चारा बनाते हैं तो उससे भी इसी तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो इसी तरह का स्ट्रक्चर विंड से जो डेजर्ट में जो रेत है या डेजर्ट में जो मिट्टी है वो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जब वो बहुत ज़्यादा एरिया में वो मिट्टी फैल जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोएस। So bete here we have completed the chapter. I hope you all have understood it well. So we will meet with the next chapter in our next video. Till then take care and have a nice day.